ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं आज ना। ओके, नोट्स लेने गया था अपना। कल मैंने ये फॉर्मूला सिखाया था, ये इसका डेरिवेशन आपने शायद लिख लिया होगा अपने कॉपी में। और ये जो डेरिवेशन है मीन्स आई इज इक्वल टू में एन ए ई वी डी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काफी, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। और आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल तो करेंगे, लेकिन पहले से कॉन्सेप्ट सीख लो, फॉर्मूला सीख लो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या देखो, एक मिनट खोल लूं मैं एक बार कॉपी। ये चैप्टर में बहुत कुछ है, ये चैप्टर में ईएमएफ के बारे में है, ये चैप्टर में अलग अलग टाइप्स के रिलेशंस मिल जाएंगे आपको तो पहले तो रिलेशंस याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन देखो अब पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ते हैं ना। ओम्स लॉ तो बहुत इजी, आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू में IR, लेकिन डेफिनेशन क्या होता है ना। डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन अनचेंज। यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से जो फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, ओम्स लॉ में, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के जो मैंने अप्लाई किया है, जो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विथ इसके साथ एक चीज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, विथ फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, विथ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि लोग अपने डेफिनेशन में ये बोलना भूल जाते हैं। देखो ये काफी, देखो एक्चुअली क्या है ना, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्स के इंटरव्यू होते हैं जहां पे ओम्स लॉ के डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं कि भैया बता दो ओम्स लॉ क्या होता है, क्या डेफिनेशन होता है। हाँ, बच्चे को फॉर्मूला याद है कि V डायरेक्टली V इज इक्वल टू में IR ऐसे बोल देते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोल देते हैं, इतना बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं बोल पाते कि भाई विथ ना along with physical conditions और physical temperature constant, ठीक है, कांस्टेंट या अनचेंज कुछ भी बोलो। अब यहां पे ये चीज आपको पता होगा, मैंने कि सिंपल सी बात है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा आपको। ओके, और V इज इक्वल टू में IR, ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू में IR है ना। और क्योंकि जो कांस्टेंट हटता है तो R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। R क्या है, रेजिस्टेंस। मान लो कि यहाँ पे एक क्या बोलते हैं बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, और ये मैंने एक पोटेंशियल यहाँ पे दिया है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये R है, ठीक है। तो ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज जो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ओम ना, ठीक है, यूनिट इज ओम। बेसिकली रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, और रेजिस्टेंस का एक और यूनिट आप बोल सकते हो वोल्ट अपॉन में आई, दैट इज क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन में एंपियर हो जाएगा ना, वोल्ट अपॉन में एंपियर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, मतलब क्या है, ये स्लोप है ना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, आपने ऐसा ग्राफ बनाया होगा, ओके, ऐसा ग्राफ बनाया होगा, ओके, तो V इज इक्वल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो लीनियर होगा, तो V जो है ये I जो है, और इसका जो स्लोप जो थीटा ना, tan थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं R। तो कभी कभार R निकालने के लिए देते हैं, आपको ग्राफ दे दिया तो आपको बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ना, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ओके, इस चीज को आप जो है ध्यान रखना, ऑलराइट ना। सो मोर द स्लोप, और एक चीज है कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा स्लोप होगा, मोर द स्लोप ना, मोर इज द रेजिस्टेंस।
जितना ज्यादा, मान लो कि यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है, अब V और I की हमने ग्राफ बनाया, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाया। अब ग्राफ का जितना ज्यादा स्लोप आएगा उतना ज्यादा हम बोल पाएंगे कि R की वैल्यू उतनी ज्यादा ही होगी। ठीक है, समझ सकते हो आप यहाँ पे। तो ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है। एक क्वेश्चन करते छोटा सा इसके ऊपर, उसके बाद एक या दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, दो क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ओम्स लॉ को बताना था। देखो देखो, ये काफी ज्यादा बेसिक है लेकिन ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है ना। मींस ये जो है काफी ज्यादा बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ओके, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, वेट, यस दिख रहा है। ऑलराइट, द वी ग्राफ ऑफ द टू कंडक्टर A and B is given, then find the ratio of their resistance। मेरे को दो VI ग्राफ दे रखा है, मैंने जैसे कि आपको बोला ना VI कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है ना। क्वेश्चन है द VI ग्राफ ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है, इज गिवन ना, ठीक है, इज गिवन। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या पूछा है यहां पे? देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां पे देखो दो ग्राफ मैंने बना दिया है, एक ऐसा ना, ये 30 डिग्री है, ये V है, ये I है। ओके, और एक ग्राफ और बनाया मैंने, ये एक ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, थोड़ा सा और ऊपर की ओर करते हैं इसे। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, ये I है और ये V है। तो ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, दो ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा। लाइट है, हो रहा है काफी, ये देखो मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया ना, इसलिए ये देखो ऐसे मैंने डार्क बना दिया, डार्क बना देता हूं ऐसे करके। लीनियर ग्राफ है, थोड़ा सा गलती माफ करना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना, जिसका आर निकाल लो। क्या है, अभी तो मैंने बोला tan 30 डिग्री हो जाएगा R1, और इसका R2 क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो R1 बट्टे में R2 tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री, ये क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 आ जाएगा tan 30 डिग्री की वैल्यू, और ये tan 60√3 होता है, तो √3 × √3 नीचे लिख दो। देखो यहाँ पे क्या है ना, मींस मेरा मार्कर थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो आप तब तक समझो बात को, मैंने क्या लिखा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मेरे को दो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, बस वही है ना जो मैंने अभी फॉर्मूला, आपको पता है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसी भी लीनियर ग्राफ में जो कांस्टेंट आता है, एनीथिंग, ये बस इसकी बात नहीं है, कोई भी लीनियर ग्राफ है वहां पे जो कांस्टेंट आता है वो स्लोप की तरह एक्ट करता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस भी यहाँ पे स्लोप की तरह एक्ट करेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक बट्टे में √3 तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, √3 × √3, ठीक है, 1/3 या फिर 1:3। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, देख लो। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो, इन विच रीजन द रेजिस्टेंस इज नेगेटिव एंड 0। एक ग्राफ दे रखा है मेरे को, ठीक है, मेरे को एक ग्राफ दे रखा है, ये एक ग्राफ मैं बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ऐसा मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं। ओके, ऐसा मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं। ये देखो, ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है।
ठीक है। अब पूछा यहाँ पे कि अलग अलग पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ए, अरे यार नया मार्कर लेके आऊंगा अब मैं, ठीक है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट सी यहां पे दिया है, पॉइंट सी यहां पे पॉइंट नहीं है कोई, पॉइंट डी, पॉइंट ई। अब मेरे को बताओ कि यहां पे कौन से पॉइंट में रेजिस्टेंस जीरो होगा और कौन से पॉइंट में रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि भैया ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको देखो एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, मींस इस पॉइंट में आप यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट ना, आप उस टेंजेंट का एंगल देखोगे बेसिकली ना, क्योंकि आपको पॉइंट का डायरेक्शन देखना है ना। ये ग्राफ है, मैंने देखो आपको समझाया कि ग्राफ जो भी बनेगा उसका जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस शो करता है। तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे इसका स्लोप चेक करने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो ई जो है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। यहां पे हमने ड्रॉ किया तो यहां पर भी टेंजेंट जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ठीक है, एट पॉइंट डी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यहां पे हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, तो ये पैरेलल बना रहा है, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है जीरो, मींस एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी रेजिस्टेंस जीरो है। और यहां पे हमने अगर बनाया तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो एट पॉइंट बी रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। और एट पॉइंट ए भी यहां पर भी रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ऑलराइट, कि एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी फॉर बॉल, ठीक है, बी वाले पॉइंट में पॉजिटिव है, ए वाले में पॉजिटिव रेजिस्टेंस है। क्यों है, क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है। टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, टेंजेंट से एंगल का पता चला, स्लोप का पता चला, स्लोप पॉजिटिव स्लोप है। और अगर ऊपर की ओर जा रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे एक्यूट एंगल ऐसे, ऑब्ट्यूज एंगल में ऐसे बनता है, तो फिर में 90 डिग्री से ज्यादा बनता है, तो फिर नीचे की ओर जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है। और पैरेलल वाला जो है पॉइंट सी में देखो आप, सीधा मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, वो पैरेलल है, जहां पे स्लोप जीरो है, कोई स्लोप है ही नहीं, सिंपल सी बात है। इसलिए यहां पे रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस पॉजिटिव, रेजिस्टेंस पॉजिटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव, अंडरस्टूड। तो ये है बस ना ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ओके। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, बाकी हम फिर आगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, या